सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव और कई जगह इसको प्रेरण प्रभाव भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट है। कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान के अंदर भी इसका एक चैप्टर है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट या प्रेरण प्रभाव, इसको जानने से पहले हम सहसंयोजक बंध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। यहाँ पे दोनों परमाणु एक समान हैं, इनकी विद्युत ऋणताएँ भी एक समान होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है। यदि हम बात करें HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो सबसे अधिक होती है। इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन करता है। इसके बाहरी कोश में 8 हो गए, इसके बाहरी कोश में 2 ही रहते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो थोड़ा सा ये इधर विस्थापित हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रभाव को ही हम प्रेरण प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफ़ेक्ट हम कहते हैं। तो ये HF है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में होना चाहिए था, वो बीच में नहीं रहता, बल्कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये प्रभाव ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहलाता है। तो HF में F अधिक ऋण विद्युती है, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश डेल्टा माइनस आ जाता है, जबकि H पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। पहला तो ये है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। कई सारे प्रभाव हमने देखे थे जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट होता है ये परमानेंट अणु के साथ में पाया जाता है। अन्य सभी प्रभाव जो होते हैं उनमें कहीं न कहीं पाई इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट से प्रभावित होते हैं। तो जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है वहाँ पे ये प्रभाव पाया जाएगा। पाई बंध के साथ में ये इफ़ेक्ट नहीं पाया जाता। तीसरा, डिस्टेंस। जैसे जैसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये प्रभाव कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे ये 5 कार्बन की श्रृंखला है और इसके साथ में फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाएंगे, थोड़े से इसके भी विस्थापित हो जाएंगे, फिर ये प्रभाव यहाँ तक भी पाएगा और ये कार्बन श्रृंखला के अंत तक इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े विस्थापित होते जाएंगे। तो फ्लोरीन के ऊपर तो आंशिक ऋणावेश आएगा, बाकी सभी पे आंशिक धनावेश आएगा, लेकिन इस आंशिक धनावेश की मात्रा अंत तक घटती जाएगी। तो प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी इसके उत्पन्न करने वाले तत्व के बाद में लगातार घटता हुआ जाता है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे सबसे अधिक होगा और लगातार ये अंत के कार्बन तक इंडक्टिव इफ़ेक्ट घटता हुआ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है सिग्मा बॉन्ड का, वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ विस्थापित होता है। तो यहाँ पे हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट की परिभाषा देखते हैं। द पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले इफ़ेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफ़ेक्ट, यानी निकट के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप की वजह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में जो पोलराइजेशन, ध्रुवण आता है, उसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं हम। किसी यौगिक में उपस्थित सहसंयोजक बंध, और विशेष रूप से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ विस्थापित होना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है।
तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होता है, शिफ्ट होता है, तो उसको हम प्रेरण प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन परमाणु है और एक एक्स परमाणु है, अन्य परमाणु। इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस एक्स की तरफ विस्थापित हो जाएंगे, तो एक्स पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसके बारे में कुछ और बातें हम जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का केवल विस्थापन होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अष्टक से स्थानांतरित नहीं होते, यानी अष्टक के अंदर ही वो थोड़े से शिफ्ट अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ हो जाते हैं। कार्बन श्रृंखला में यह प्रभाव अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर से प्रारंभ होता है और श्रृंखला के दूसरे सिरे तक संचरित होता है, परंतु जैसे जैसे इसका प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रभाव कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर इस F जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है इसकी वजह से ये प्रभाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक होगा और अंत तक ये प्रभाव घटता हुआ जाएगा। प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम पहले भी जानते थे, प्लस आई और माइनस आई प्रभाव। तो ये दो प्रकार का होता है। आपेक्षिक प्रेरणिक प्रभाव को मापने के लिए R3CH अणु में हाइड्रोजन के प्रेरणिक प्रभाव को आदर्श या इकाई के रूप में माना जाता है। तो इसका जो प्रभाव यहाँ पे पड़ता है उसको इकाई के रूप में माना जाता है। तो पहले हम बात करते हैं माइनस आई प्रभाव की। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव को आई से लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई दो प्रकार के प्रभाव यहाँ पे होते हैं। कार्बन श्रृंखला में जुड़े वे परमाणु या समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है या जिनकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता या शक्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है, वो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन परमाणु या समूह पर आंशिक ऋणावेश आता है तथा पूरी श्रृंखला पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को माइनस आई प्रभाव कहते हैं। तो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह कई सारे हैं, जैसे NO2 समूह है, इसका प्रभाव यहाँ पर उपस्थित अन्य समूह से सबसे ज़्यादा होता है। फिर CN, फिर COO समूह, फिर F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेथोक्सी है, फिर हाइड्रोक्सी समूह है और अंत में फेनिल या C6H5 समूह है। दूसरा प्रभाव प्लस आई प्रभाव है। तो कार्बन श्रृंखला में जुड़े वे परमाणु या समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की शक्ति या इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक हो, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कम हो, प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन परमाणु या समूह पर आंशिक धनावेश आता है और इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव करते हैं। ये तत्व या समूह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के बजाय उसको प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है और बाकी अन्य पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह निम्न हैं। पहला है ये O- समूह है, फिर COO-, फिर तृतीयक ब्यूटिल समूह है, आइसोप्रोपिल समूह है, एथिल समूह है और अंत में मेथिल समूह है। ये सभी प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह हैं। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के उपयोग क्या क्या है? तो पहला है कई कार्बनिक यौगिकों के स्थायित्व, उनकी क्रियाशीलता को प्रेरणिक प्रभाव के माध्यम से समझाया जा सकता है। कई रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को प्रेरणिक प्रभाव के माध्यम से समझाया जा सकता है। किन्हीं दो कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता को प्रेरणिक प्रभाव के माध्यम से समझाया जा सकता है। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में केवल हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल व प्रोपियोनिक अम्ल में एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल होगा क्योंकि प्रोपियोनिक अम्ल में मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण
OH समूह में से प्रोटॉन कम आसानी से निकलेगा। और एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल और अधिक प्रबल होता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के साथ में केवल हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिसका प्लस आई प्रभाव बहुत कम होता है। तो प्लस आई प्रभाव के कारण इस प्रोटॉन को देने में समस्या रहती है और इस प्रोटॉन को आसानी से नहीं त्यागा जा सकता है। तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है, इन कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता कम होती जाती है। तो फार्मिक अम्ल सबसे अधिक प्रबल, फिर एसिटिक अम्ल और अंत में प्रोपियोनिक अम्ल। इसी प्रकार क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, क्योंकि क्लोरीन के माइनस आई प्रभाव के कारण OH समूह आसानी से प्रोटॉन दे देता है। ये एसिटिक अम्ल है। यहाँ पे इस CH3 समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण से इस प्रोटॉन को निकलने में समस्या रहती है। इसके अलावा अपन क्लोरो एसिटिक अम्ल की बात करें तो जो यहाँ पे क्लोरीन है, ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है जो माइनस आई इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो इस प्रोटॉन को आसानी से त्याग दिया जा सकता है, तो ये अधिक प्रबल होता है। इसी प्रकार से डाइक्लोरो व ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और भी अधिक प्रबल होंगे, क्योंकि उनमें माइनस आई प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ती जाती है। एमिनो की क्षारकता की व्याख्या भी प्रेरणिक प्रभाव के माध्यम से इसके आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए मेथिल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक प्रबल क्षारीय होता है। ये अमोनिया है और ये मेथिल एमीन है। तो यहाँ पे मेथिल एमीन अधिक प्रबल क्षारीय होता है। मेथिल एमीन में एक मेथिल समूह जो यहाँ पे होता है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण से ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से किसी प्रोटॉन को दे सकता है। तो अमोनिया से अधिक प्रबल क्षार यहाँ पे मेथिल एमीन होता है। पांचवा है कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व की व्याख्या भी प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे की जा सकती है। सबसे अधिक स्थायित्व तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का होता है, फिर उससे कम आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन का होता है, उससे कम होता है फिर एथिल कार्बोकेटाइन का, और सबसे कम स्थायित्व होता है मेथिल कार्बोकेटाइन का। तो आज के वीडियो में हमने प्रेरणिक प्रभाव, उसकी उत्पत्ति, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार, साथ ही प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग के बारे में भी जाना। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए।